हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इश्तियाक जिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हुए हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका मतलब यह कि अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी आजीविका क्या है। ये 5वां चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका नंबर अच्छा आए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग चौथा लेसन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर चुके थे, आज हम लोग 5वां लेसन का ऑब्जेक्टिव कर चुके थे पहले ही। आज हम लोग सब्जेक्टिव को करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहला क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रोल है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो 8709889091 पे कॉल करके आप फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से मात्र 300 रुपीज़ आप दे के इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? चलिए आपको मैं बता दूं औद्योगिक क्रांति है क्या। जब कोई काम, मेरे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, जब कोई काम मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होने लगे तो इसी क्रांति को हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे, पहले कोई काम था तो मजदूरों के द्वारा होता था, अब वो काम किसके द्वारा होने लगा? मशीनों के द्वारा होने लगा, है ना। इसी क्रांति को मेरे दोस्तों औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। जब कोई काम मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होने लगे, इसी क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पहले आप देखते होंगे आपके खेतों में मजदूर जो है ना धान काटता था या चावल की गेहूं को काटता था, लेकिन अब जब एक मशीन आया हुआ है वो कर देता। पहले हमारे खेत को किसान क्या करते थे? हल बैल से जोतते थे, लेकिन ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर भी तो एक तरह का मशीन है ना, वो अब करने लगा। पुराने ज़माने में आप देख के होंगे औरत सब क्या करती थी? उखली में धान को कूटती थी, तब चावल निकलता था। लेकिन आज मिल लेके हम लोग जाते हैं। पहले जो काम मजदूरों के द्वारा होता था, अब वो काम किसके द्वारा होने लगा? मशीनों के द्वारा होने लगा। इसी क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं मेरे दोस्तों क्या क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं औद्योगिक क्रांति है क्या। औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन आदमियों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा किया जाता है ना। यह उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कितने पैमाने पर किया जाता है? बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना। इस प्रक्रिया में नए नए तकनीक की खोज और नए तकनीक का आविष्कार किया गया। मतलब जब कोई काम मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होने लगा तो इसी क्रांति को औद्योगिक क्रांति किया जाता है, इस कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार पूछता है ये क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, है ना, क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। औद्योगिक क्रांति से देखिए, वास्तव में औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। पहले जो काम मजदूरों के द्वारा होता था, अब वो काम किसके द्वारा होने लगा? मशीनों के द्वारा होने लगा, जिससे मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए। जब मजदूर बेरोजगार हो गए तो उसका जो मतलब कि जो आय का स्रोत था वो तो ख़त्म हो गया। जब आय का स्रोत ख़त्म हो गया तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी ना। मान लीजिए जो इनकम था, जो बेचारे को रोज़गार था, रोज़गार ही छीन गया, तो बताइए आप कि जब रोज़गार ख़त्म होने के बाद उसका आय आना बंद हो गया, इनकम आना बंद हो गया, जो कमाने का सोर्सेस था वो ख़त्म हो गया। इससे आजीविका उसका प्रभावित हुआ, जिससे वो ना अपना घर चला पाया, ना अपने बच्चे को पढ़ा पाया, ना पालन पोषण कर पाया। इस तरह से हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ मेरे दोस्तों। क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया कैसे, है ना। आइए हम लोग देखते हैं क्या है, कोई आंसर क्या है इसका। आंसर देखते हैं। आंसर में अगर लिखा हुआ देखा, औद्योगिक क्रांति से नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। जो काम
मजदूर करते थे वह काम अब मशीनों के द्वारा होने लगा, है ना। जो काम पहले मजदूर करता था वो काम मशीनों के द्वारा होने लगा। इस तरह मजदूरों को काम नहीं मिलने लगा, है ना, जिससे मजदूर बेचारे बेरोजगार हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। मतलब क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों, क्वेश्चन था कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। तो औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया ये बता रहा है, क्वेश्चन था। तो वास्तव में औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। पहले जो काम मशीनों के द्वारा होता था, मजदूरों के द्वारा होता था, अब वो काम किसके द्वारा होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा, जिससे मजदूरों को काम मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, जिससे उसको आय की प्राप्ति, जिससे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, है ना, जिससे उसका आय का स्रोत क्या हो गया, खत्म हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को क्या किया, प्रभावित किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। तो वास्तव में औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। पहले जो काम मजदूरों के द्वारा होता था, अब वो काम मशीनों के द्वारा होने लगा, जिससे क्या हुआ मेरे दोस्तों, अब वो काम किसके द्वारा होने लगा, मशीनों के द्वारा जो होने लगा, जिससे क्या हुआ कि मजदूरों की आजीविका क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। उसको काम मिलना बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गए, जिससे उसका आय का स्रोत नहीं होने लगा, जिससे वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को सही रूप से खिलाने नहीं लगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। वास्तव में हुआ क्या, औद्योगिक क्रांति के द्वारा नए नए मशीन बनाए गए। पहले जो काम मजदूर करता था अब वो मशीन करने लगा, जिससे मजदूर बेचारा क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। इस तरह से जब वो बेरोजगार हो गए तो उनका आय आना क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी। इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार देखिए आप कैसे हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रखा जाता जहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण किया जाता था। इस प्रकार औद्योगिकरण ने इस्लाम पद्धति की शुरुआत की। देखिए इस्लाम पद्धति की शुरुआत की कैसे हुई। मजदूरों को बहुत ही छोटे छोटे घरों में रखा जाता, जहाँ किसी की मतलब मजदूरों को इतने छोटे छोटे घरों में रखा जाता था जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। मजदूरों को ऐसे घरों में रखा जाता था जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। ना उसे अच्छा भोजन दिया जाता था, ना उसे अच्छे घर में रखा जाता था, छोटे छोटे घरों में रखा जाता था जो बहुत ही गंदा था। पूंजीपति के द्वारा इन मजदूरों का बहुत अधिक शोषण किया जाता था। मतलब इसकी जी मजदूरी थी, इतनी कम मजदूरी होती थी कि ना ये अपने बच्चे को ना अपने परिवार को अच्छी तरह से पाल पाते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं औद्योगिकरण ने क्या हुआ, इस तरह से इस्लाम पद्धति की क्या हुई, शुरुआत हुई। कहता है कि इस्लाम पद्धति की शुरुआत, VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, VVI कर दीजिए इसको। इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रखा जाता था जहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनको इतने गंदे घरों में रखा जाता था, है ना, कि जहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसकी मजदूरी इतनी कम थी कि ये अपने परिवार को भी नहीं पाल पाते थे। पूंजीपति के द्वारा, जो ठेकेदार या पूंजीपति थे, इन मजदूरों का क्या करते थे, बहुत अधिक शोषण करते थे। और इसी के तहत औद्योगिक क्रांति के तहत ये पूंजीपति और क्या बन गए, पूंजीपति बन गया। और इसी पद्धति को इस्लाम पद्धति कहा जाता है। और इस तरह से इस्लाम पद्धति की क्या हुई, शुरुआत हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, इस्लाम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। मजदूरों को छोटे छोटे घरों में रखा जाता था जहां किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, है ना, उपलब्ध नहीं थी। पूंजीपति लोगों के द्वारा इनके ऊपर बहुत अधिक शोषण किया जाता था, है ना, इनको ना ही अच्छी मजदूरी दी जाती थी। इसी पद्धति को इस्लाम पद्धति कहते हैं। और इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने इस्लाम पद्धति की क्या की, शुरुआत की। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ना,
चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। आइए देखते हैं आंसर क्या है मेरे दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी 1948 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों की मजदूरी तय करना था, है ना। मतलब मजदूरों की मजदूरी तय करना था। मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर अपना गुजर बसर के साथ साथ अपने परिवार का भी गुजर बसर कर सके। मतलब मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी को पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि मजदूरों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे मजदूरों की मजदूरी तय करना था और जिससे वो क्या कर सके, अपना और अपना परिवार का पेट भर सके और अपना परिवार का गुजर बसर कर सके। मतलब न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी को पारित हुआ मेरे दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों की मजदूरी तय करना। इसमें कहा गया कि मजदूरों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे वो अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। समझ में आया मेरे दोस्तों। आइए इससे अच्छा और कहाँ, जहाँ इस्तियाक्सर हो वहाँ। तो एसएसटी अगर अच्छा पढ़ना है, मेरा चैलेंज है कि एसएसटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म में अच्छा पढ़ाया जा सकता है, कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स, जहाँ इस्तियाक्सर है। आइए और जुड़ जाइए। इतनी अच्छी, ये लॉकडाउन का उद्देश्य है कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और अच्छे से पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी को पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि मजदूरों की मजदूरी तय करना, मजदूरों की मजदूरी तय करना इसका उद्देश्य था। कहा गया इसमें कि मजदूरों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए जिससे वो अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। आइए मेरे दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे। आहा क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे, है ना। देखिए आइए पढ़ते हैं। औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। औद्योगिकरण को गति प्रदान करने में कोयला और लोहा का बहुत बड़ा महत्व है। लोहे से नए यंत्र एवं मशीनों का निर्माण किया गया था। तो कोयले के द्वारा इसे ऊर्जा प्राप्त किया, कोयले के द्वारा, है ना, इसे कोयले के द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया गया, जिसे ये नए यंत्र को चलाने में चलाया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया कैसे। वास्तव में कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। वास्तव में कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया, क्योंकि जहाँ पे लोहा के द्वारा नए यंत्रों को, मशीनों को बनाया गया, तो वहीं कोयला के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया गया, है ना। जहाँ कोयला के द्वारा, जहाँ लोहा के द्वारा नए मशीनों को बनाया गया, तो वहीं कोयला के द्वारा ऊर्जा को पैदा किया गया, जिससे यह मशीन को आसानी से चलाया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोयला के द्वारा, इस तरह से हम कह सकते हैं कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से समझिए। कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। यह बिल्कुल सत्य है कि कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। वो इस तरह से कि जहाँ कोयला उद्योग के, जहाँ लोहा के द्वारा नए वस्तुओं को बनाया गया, वहीं कोयला के द्वारा इनको गति प्रदान किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए मेरे दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है
फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का बताइए। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 आपका हो जाएगा नए नए ये मशीनों का आविष्कार होना, ये फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला कारण था। दूसरा है मेरे दोस्तों, दूसरा कारण है नए नए यंत्रों एवं मशीनों का विकास हुआ, जिससे फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्तों, उद्योग एवं व्यापार में नए नए केंद्र का बनना। कहने का सेंस यह है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताना है। पहला, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नए नए व्यापारिक केंद्र बना, जिससे फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। नए नए व्यापारिक केंद्र बना तो वस्तु का डिमांड बढ़ा, वस्तु का डिमांड बढ़ा तो फैक्ट्री नया बना, फैक्ट्री का विकास हुआ, फैक्ट्री में लोग अधिक से अधिक फैक्ट्री को लगाना शुरू किया। तो नए नए मशीनों यंत्रों का बनना, आविष्कार होना, यह फैक्ट्री प्रणाली के विकास का एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा, नए नए व्यापारिक केंद्र का बनना, ये भी फैक्ट्री प्रणाली के विकास का दो कारण बता ही चुके थे आप लोग को। देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए बजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति का जिन लोगों ने अंग्रेजों के उद्योग में पैसे लगाए थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूंजीपति बन गया। मतलब बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ उद्योग में पूंजी लगाया था, वो धीरे धीरे पूंजीपति बन गए, जिससे समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, माध्यम वर्ग, है ना, जिससे 3 वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग, माध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग, है ना। इस श्रमिक वर्ग, माध्यम वर्ग को ही क्या कहा गया, बजुर्वा वर्ग कहा गया। इस तरह से बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति हुई। कहने का सेंस यह है मेरे दोस्तों, है ना, कहने का सेंस यह है कि बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये बात को हम लोग को बताना। जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ, है ना, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ उनके उद्योग में पूंजी को लगाया, वो धीरे धीरे पूंजीपति बन गए, अमीर बन गए, जिससे समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा माध्यम वर्ग और तीसरा श्रमिक वर्ग। और इसी माध्यम वर्ग को मेरे दोस्तों बजुर्वा वर्ग कहा जाता है। इस तरह से बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति हुई। एक बार फिर से समझिए, बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह है मेरा क्वेश्चन कि बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए मेरे दोस्तों, बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ उद्योग में रुपया लगाया था, पूंजी लगाया था, धीरे धीरे वो पूंजीपति बन गए। क्या बन गए, पूंजीपति बन गए, जिससे समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग, माध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग। और इसी माध्यम वर्ग को ही बजुर्वा वर्ग कहा जाता है। इस तरह से बजुर्वा वर्ग की उत्पत्ति हुई। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग थे चाय उद्योग, है ना, वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग और इत्यादि। मतलब 18वीं शताब्दी में भारत के पास कौन कौन सा उद्योग था, तो वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, ये सब प्रमुख उद्योग था हमारे यहाँ। हमारा भारत शुरू से ही उद्योगपतियों का भारत रहा है, क्योंकि यहाँ पे वस्त्र उद्योग भी था। चाय हमारे भारत में बहुत अच्छा उगाया जाता है, आप पिए होंगे ग्रीन टी, जो पूरे विश्व में हमारा भारत देता है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट का भी हमारा देश अच्छा खासा उत्पादन करता है। वो और बात है कि हमारे यहाँ अच्छे सीमेंट नहीं मिलते हैं अभी कुछ कारणों से। कोयला उद्योग भी हमारे यहाँ हुआ करता था। तो 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग कौन कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग था, चाय उद्योग था, कोयला उद्योग था। ये सब लिख सकते हैं, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए निरुद्योगीकरण क्या है, एक तरफ जब कोई काम मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होने लगा, तो उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया। जिससे निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं, देखिए जब कोई काम मजदूरों के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा होने लगे, तो जिससे क्या हुआ कि मजदूर बेरोजगार हो गया। तो इतिहासकारों ने इसी घटना को क्या कहा, निरुद्योगीकरण कहा। मतलब
एक तरफ काम जो है ना किसके द्वारा होने लगा, मशीनों के द्वारा होने लगा, जिससे मजदूर बेचारा क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। और इसी घटना को इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण का, इसी घटना का नाम दिया निरुद्योगीकरण। जब कोई काम पहले मशीनों के द्वारा होता था, काम मजदूरों के द्वारा होता था, जिसके कारण मशीनों के द्वारा मजदूर बेचारा क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। भाई बेरोजगार होगा ना, पहले जो काम मजदूर करता था, अब वो काम मशीन करने लगा। तो बताइए कि मेरे बच्चों बताओ कि मशीन जब करने लगेगा वो काम, तो मजदूर बेरोजगार होगा ना। तो मजदूर बेरोजगार हो गया मेरे भाई, मजदूर बेरोजगार हो गया। तो इतिहासकारों ने कहा, इतिहासकारों ने क्या कहा सुनो, इतिहासकारों ने इसी घटना को निरुद्योगीकरण कहा। इसी घटना को क्या कहा, निरुद्योगीकरण कहा, है ना। निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं, तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक तरफ काम जहां मशीनों के द्वारा होने लगा, उसी वहीं पे क्या होने लगा, मजदूर बेरोजगार हो गया। और इतिहासकारों ने इसी घटना को निरुद्योगीकरण कहा। आहा। क्वेश्चन है, निरुद्योगीकरण किसे कहते हैं। एक तरफ जहां मशीनों के द्वारा आविष्कार एवं उद्योग उत्पादन में वृद्धि कर उद्योगों की प्रक्रिया में की शुरुआत की गई थी, तो वहीं कुटीर उद्योग बंद होने लग कगार में पहुंच गया था। इतिहासकारों ने इसी घटना को निरुद्योगीकरण कहा। बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसी को निरुद्योगीकरण कहा था। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति, आयोग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय आयोग का विकास हो, मतलब भारत उद्योग का क्या हो, विकास हो। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो उद्योग हैं उनका क्या हो पाए, विकास हो पाए। इस तरह से आप पढ़ रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इतिहास का चैप्टर नंबर 4 अर्थव्यवस्था और आजीविका था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर इसी तरह का मोटिवेशनल बड़ा अगर वीडियो चाहते हैं, अगर आपको पढ़ना है, तो मेरे दोस्तों में कई साल का एक्सपीरियंस है। अगर इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आ ही जाएगा। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में करवा रहा हूँ, उसी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हिस्ट्री को करवा दूंगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो अब हम नोट्स भी ले सकते हैं 300 रुपीज़ पे करके, जिसमें SST का चारों सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जब तक के लिए मैं विश्राम चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मेरा कोचिंग का नाम कॉम्पिटिटिव सेंटर एम्पायर ऑफ आर्ट्स है। तो आपको जितना जल्दी हो सके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।